अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सैयद आरिफ वक़फ़ से ओमन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। आप सभी को मैं सबसे पहले ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने आपकी इबादत कबूल की होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की इबादतों को, नमाज़ों को, रोज़ों को कबूल करे, आमीन। संडे है, बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे ये जो वक़फ़ सीईओ है अनीस शेख साहब, इनके बारे में। इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बताया था कि अनीस शेख साहब का जो अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 23 हुआ है। सेक्शन 23 के अंदर क्या है कि भाई द पर्सन हु इज़ बीइंग अपॉइंटेड है ना, हु शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जब अपॉइंटमेंट इसका हुआ था तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई था, इसको पगार स्टेट गवर्नमेंट दे रहा था और आज भी स्टेट में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर नहीं है तो इसका अपॉइंटमेंट गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक्ट कहता है। मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है किसी जुबैर अहमद दाऊद काजी उस्मानाबाद वालों ने लिखा है सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल को। उसका ये जवाब आया था। ये जवाब गया था जयश्री मुखर्जी को। कौन है जयश्री मुखर्जी, पता है आपको? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अभी मेरे ख्याल से को सितंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं, अच्छी तरह जानता हूँ। हंसता हूँ इसीलिए ना कि जितने भी दगड़ गोटे सब हमारे नसीब में है। इसके पहले भी था शाम तागड़े, ये भी वो सही है, ठीक है, वो अपना विषय नहीं है। ये श्रीमती जयश्री मुखर्जी को लेटर लिखा गया था 9 नवंबर 2021 को, ठीक है। आवेदक ने क्या लिखा था? श्री अनीस शेख को रिटायर्ड होने के बाद भी नियुक्ति दी गई है जिसका वक़फ़ अधिनियम में प्रावधान नहीं है। ये उसका मतलब इधर उन्होंने सवाल किया था। जो सवाल किया था पहले डेफिनेटली सवाल लिखा जाता, फिर उसके पीछे जवाब लिखा गया है। सेकंड पेज के ऊपर इधर जवाब लिखा है, ठीक है। मैं जवाब पढ़ता हूँ। पैरा नंबर 3, धारा 23 वक़फ़ अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों पर हुई नियुक्ति ही विधिवत मान्य होंगी। विधिवत मतलब लीगल, मान्य होंगी, मानी जाएगी। ये सिग्नेचर है इधर अथॉरिटी का। ये सीईओ को, उसको खुद को भी लेटर गया है, ठीक है, और ये जो अप्लीकेंट उसको भी लेटर गया है। रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी तरफ से जो उम्मीद है 3 सवालों की। एक तो सीईओ का अपॉइंटमेंट है, संगीन मस्जिद है एंड चिराग अली कब्रस्तान है। तो लेट अस टॉक ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईओ। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये टोटली इलीगल है, नल एंड वाइड एज पर द वक़फ़ एक्ट 1995 सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 2013। जो भी आपसे बात करेगा ना उसको बोलना ऐसा डॉक्यूमेंट बताने का, ऐसा डॉक्यूमेंट बताने का। मुझे मालूम है जयश्री मैडम ने जो डॉक्यूमेंट निकाला है ना न्याय विधि से, वो 1995 के तहत निकाला है। उनसे कहिएगा कि 2013 के तहत निकाले बेटा, हाँ ठीक है। ओपनली चैलेंज। आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका अपॉइंटमेंट अगर लीगल नहीं है तो वाट एवर ऑर्डर लेटर हैज़ बीन इशूड बाय दिस पर्टिकुलर वक़फ़ सीईओ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द वक़फ़ बोर्ड शैल बी ट्रीटेड एज ए नल एंड वाइड इलीगल। एम आई राइट? अगर है तो दोस्तों जिन जिन लोगों के खिलाफ ऐसे लेटर निकले हुए हैं विदाउट द नॉलेज प्रायर परमिशन ऑफ द वक़फ़ बोर्ड, वो लेटर ज़ीरो। उसको ट्रिब्यूनल में चैलेंज करो या वक़फ़ बोर्ड को चैलेंज करो कि इस आदमी का अपॉइंटमेंट ही गलत है, और जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत है उसके पास में कोई अधिकार नहीं होता है कोई भी लेटर निकालने का, सिंपल उस निकाल लेने का। चेयरमैन साहब, मैं रिपीटेडली क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो अनीस शेख है ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। मैं नहीं कह रहा। ये उर्दू पेपर के अंदर न्यूज़ आई थी सर।
इस पेपर के अंदर कहा गया है कि अनीस शेख साहब ने सीईओ होने के बाद अपने कज़िन को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंट किया है। चेयरमैन साहब ये जो भी कर रहा है, मुझे यकीन है आपके विदाउट नॉलेज के कर रहा है, लेकिन एज ए चेयरमैन ऑफ द वक्फ बोर्ड इट बिकम्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी to get it confirmed whether this appointment is totally legal and authorized. अगर जो आदमी सीईओ के पोस्ट पे बैठ के अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने कजिन को, सबको लेकर आता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उस अपॉइंटमेंट को क्या आप लीगल कंफर्म करोगे? क्या महाराष्ट्र में दूसरे मुसलमान भाई बहन जो वक्फ बोर्ड में स्टाफ काम कर रहा है वो एलिजिबल नहीं है? इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर मेरा सवाल है, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और चेयरमैन साहब, आप लोगों से मैं जो भी सवाल करता हूँ, डेफिनेटली जब भी आप बॉम्बे में आओगे, मैं आपके सामने बैठकर ये सवाल डॉक्यूमेंट के तहत पूछूंगा, प्लीज़। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट किया फिर सीईओ ने, अगर गलत है तो उसको निकालना क्यों नहीं जाता है? फिर क्यों नहीं जा रहा है? निकालो उनको। और उस जगह के ऊपर आप आउटसोर्सिंग करके जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उसमें मेरा तुम्हारा किसी का भी नहीं, जो एलिजिबल कैंडिडेट उसमें इनके जो सीईओ के जो रिश्तेदार, इनको भी बैठने का मौका दो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको अपॉइंट करो। लेकिन अगर इस तरह के लोग अगर आएंगे तो करप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? और ये अनीस शेख के बारे में मैं आपको बताऊं, चेयरमैन साहब ओपनली बोल रहा हूँ, हिंट है तो हिंट। इसका एक आदमी है आजम ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, पैसे कहाँ कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है, सब मालूम है। अभी तो सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ चेयरमैन सर में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको शर्मिंदगी हो। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 लाख रुपए लिए गए, किससे लिए गए हैं, क्यों लिए गए, सब मालूम है। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू द नीडफुल। चेयरमैन साहब, आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बात बताना चाह रहा था जो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं मजबूर हूं आप लोगों को ये बात बताने के लिए। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, इस आदमी को जब अपॉइंटमेंट किया जा रहा था तो मैं और मेरे जो मेंटर है उन्होंने मुझे एक आदेश दिया था कि आरिफ, यहाँ पर एक अच्छा आदमी आना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को, हमारे मुस्लिम समाज को यहाँ से अच्छा काम मिलना चाहिए। तो हमने एक काम किया था सर, डायरेक्शन उनका था, मेहनत मेरी थी। 5 नाम रिकमेंड हुए हैं आपके न्याय विधि को फॉर द पोस्ट ऑफ सीईओ। अब वो 5 नाम कहाँ से रिकमेंड हुए मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आपके कलीग जनाब एडवोकेट एयू पठान साहब को मैं उस जगह पर लेके गया था, बाकायदा वहाँ पर मीटिंग मैंने करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से उस अथॉरिटी ने आपके पठान साहब को कंफर्म किया था कि यस, वी हैव इशूड अ लेटर टू द लॉ एंड जुडिशरी मंत्रालय डिपार्टमेंट इन विच वी हैव स्टेटेड 5 नेम्स टू बी अपॉइंटेड एज ए वक्फ सीईओ। आपको सिंपल क्या करना है सर, न्याय विधि को एक लेटर दे दो ना। आपके पास में सबसे बड़ा सॉल्व क्वेश्चन मार्क है ना कि ये आदमी जाएगा तो आएगा कौन? आपके पास में तो 5 लोग न्याय विधि के पास में नाम ऑलरेडी आ चुके हैं सर। सिर्फ थोड़ा सा इनिशियल लेना है आपको इंटरेस्ट दिखाना। अगर आप रियली चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को एक अच्छा रिजल्ट मिले, तो अगर आपका गलत कामों के अंदर, ये मुझे तो पता है, आई एम वेरी मच श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आपका एक भी गलत काम हुआ नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर। तो किसी भी गलत काम के अंदर ये मतलब कि आपका है ही नहीं, क्यों उसको शटर कर रहे हो? ये इतना बड़ा करप्टेड आदमी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, सब शर्मिंदगी होंगे आपको। हेयरिंग लगाओ और कैमरे के सामने मुझे बिठाओ, मैं सबूत के साथ, आपको पता है ना कि मेरा बात करने का ढंग हमेशा डॉक्यूमेंट पर तो सबूत के साथ होता है। मैंने लोगों से एफिडेविट ले लिया है, इसने कितने पैसे कब लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया, किस लिए लिया है। और आप लोगों के पास में तो मेरा अभी एक पिटीशन का
कॉपी आई गया होगा जिसके अंदर बहुत कुछ है, इसके कारनामे ही है, इसी के कारनामे है, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप तक पहुँचे नहीं हो चेयरमैन साहब तो आप देख लीजिएगा, पूछ लीजिए, इट हैज़ बीन सर्व्ड टू यू एज ए चेयरमैन वक्फ बोर्ड के लिए, ठीक है। इसी आदमी ने संगीन मस्जिद के केस में पहले लेटर दिया कि भाई एफआईआर होनी चाहिए और सेक्शन 52 का हवाला दिया है। क्या ये सीओ को 52 की पावर है, जुरिडिक्शन है इसका? नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। सब्सिक्वेंटली देन ही हैज फाइल्ड हिज एफिडेविट एज अथोराइज्ड पर्सन. In that particular affidavit, on the page number 6, para number 10, he himself has stated that the property which belongs to Sangin Masjid is a service in property. मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके पास दिए सर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ सर। ये जो है सेक्शन 38 के अंदर क्लॉज नंबर 2 ये कहता है which he has been appointed and shall exercise those powers and discharge those duties under the direction, control and supervisions of the board. तो मेरा सीधा सीधा मतलब कि सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है चेयरमैन साहब कि द लेटर which has been issued by the Waqf CO to the regional officer bid for the purpose of filing an FIR must have been issued under the direction, instruction and order by the Waqf board. फर्स्ट जो मैंने ऑलरेडी राइटिंग में आपको दे दिया है। दूसरा मेरा सवाल होता है, तो व्हाट एवर एफिडेविट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ही हिमसेल्फ हैज बीन सबमिटेड इन द वक्फ बोर्ड एज ए वक्फ CO as has been authorized, which he himself has mentioned in para number 1 in his affidavit, must be directed and instructed by the Waqf board. If it is like this, if it has been confirmed, why the Waqf board is not been initiating to take an action against those people who has been disposed of 276 acre property of the Sangin Masjid, which belongs to Masjid and it is nothing but the Waqf property? सवाल तो खड़ा होगा ना सर। ये आदमी को आप शेल्टर करके अच्छा नहीं कर रहे हैं सर। आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके अपने जुडिशरी से कंसल्ट कीजिएगा, लॉ एंड जुडिशरी को। पठान साहब गवाह है, पठान साहब से बात करने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे सर। मैं सीओ से करना चाहूँगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, रह जनों से गिला नहीं माने के लुटेरों से जो रास्तों के अंदर डाकू रहते लूटते उनसे। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो मिस्टर अनिश शेख। लेट अस टॉक ऑन द अदर थिंग्स की भी सोच। मैंने इसके पहले भी बताया था कि आदमी की सोच जो है ना एक अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपनी सोच को अच्छा रखो। अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखोगे तो सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से आमाल बनता है, आमाल से आपका किरदार बनता है और किरदार से आपकी पहचान बनती है। अब नौ हम थोड़ा सा चिरागली कब्रिस्तान शोलापुर वाले के बारे में बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, माफ़ी गलतियों की है, चालाकियों की नहीं होती है रखना। और चिरागली कब्रिस्तान के सारे मुतवल्ली जो भी इन्वॉल्व है वो सब ने जानबूझकर काम किया है, चालाकियाँ की है, गलतियाँ नहीं की है। मैंने इनको रमज़ान के महीने में अपील किया, पैर पड़ा, उनको बोला कि मागफिरत करवा लो, लेकिन नहीं किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चेयरमैन सर, आपके पास में वक्फ बोर्ड की मीटिंग में अंदर चिरागली कब्रिस्तान की हेयरिंग हो गई थी सर। रिस्पेक्ट के चेयरमैन सर, सजेशन करना चाह रहा था, मैं सजेशन अभी भी करना चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है ये एनाटोमस बॉडी है, इसके अंदर अलग अलग फील्ड के स्कॉलर्स आते हैं। जैसे कि भाई
मौलाना लोग रहते हैं, स्कॉलर रहते हैं, एडवोकेट होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरी के आते हैं कि कुछ भी ऐसा अगर इशू खड़ा हो जाता है तो अपनी फील्ड का स्पेशलिटीज़ दे सके। चिराग अली कब्रिस्तान की हियरिंग हो चुकी थी। आपके बोर्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेंबर लीगल डिपार्टमेंट के थे। तो सिंपली अगर सेक्शन 27 के तहत स्पेसिफिक पावर डेलीगेट करके एयू पठान साहब थे, बाद में वो दूसरे एक एडवोकेट है, क्या नाम है उनका, खालिद बाबू कुरैशी साहब थे, इन लोगों को आप स्पेसिफिक पावर डेलीगेट करके सिर्फ जजमेंट बना लिए होते तो आपका काम बच गया होता सर। अब क्या होगा कि इतना पूरा के पूरा वक्त निकल चुका गया है और किधर से क्या क्या मैसेज पास ऑन हो रहे हैं ना सर, सब पता चल रहा है, कौन बीच में क्या बोल रहा है, कितने करोड़ ऑफ रुपीस की ऑफर दे रहा है, किसके बिहाफ में दे रहा है, सब समझ में आ रहा है सर, मालूम पड़ रहा है। हमारी भी इंटेलिजेंस काम कर रही है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपका वेल विशर होने के नाते कहा था कि मैं सीओ का अपॉइंटमेंट, संगीन मस्जिद एंड चिराग अली कब्रिस्तान, ये 3 चीज़ देख रहा हूं कि चेयरमैन साहब क्या डिसीजन ले रहे हैं। प्लीज़ तो अगर आप एयू पठान साहब को पावर डेलीगेट कर दी होते, स्पेसिफिक पावर फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर ओनली, ही वुड हैव बीन मेड अ जजमेंट बाय दिस टाइम। 17 तारीख को जो आपकी बोर्ड मीटिंग है उसमें ऑर्डर आप रख लिए रहते, उसमें जो चेंज करना रहता, अमेंडमेंट करना रहता, क्लियरिफाई करना रहता, सब हो गया रहता, इमीडिएटली जजमेंट डिलीवर्ड हो गया रहता सर। अब फिर 17 को आप करोगे तो टाइम पास होता है ना सर, नथिंग एल्स। और आपको जो करना है वो आप ही को करना है। हम कभी भी प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, ना कर रहे हैं, ना आगे भी करेंगे, क्योंकि हमको हमारी लिमिट लक्ष्मण रेखा पता है। कभी भी हम उसको उल्लाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है अगर आपके पास से हमको अगर कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो रेमेडीज आर देयर, हम उधर चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूंकि इतना बड़ा संगीन मसला है साहब, आपको बताओ मैं चिराग अली कब्रिस्तान के बारे में, शोलापुर के लोगों, आप लोगों को तो पता भी नहीं है, ये जो शोलापुर के अंदर चिराग अली कब्रिस्तान के मुतवल्ली लोग हैं, ये 350-400 जो वहाँ पर छोटे मोटे कारखाने चल रहे हैं, उन लोगों से जो जो डिपॉजिट का पैसा लिया है, तो पैसा किधर है? एक बात, जो प्रॉपर्टी बना के बेची उसमें जो कैश आया है वो किधर है? टोटली अनअकाउंटेड है। ठीक है, अब इन्होंने जो गड़बड़ की है ना, मैं उधर आना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि चिराग अली कब्रिस्तान के कुछ मुतवल्लियों के रिश्तेदार मुझे मिल के गए, इन्होंने अपनी माँ का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का हक खाया है, वो तुमको और हमको क्या बख्शेंगे जी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे पास में सब कुछ आ गया है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना तो डॉक्यूमेंट के बेस पर बनाता हूँ, जिसके 12 बजाना रहता है ना तो उसकी जन्म कुंडली अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो मैंने चिराग अली कब्रिस्तान के मुतवल्लियों की जन्म कुंडली मेरे पास आ गई है। तो मैं अभी भी मतलब कि थोड़ा सा आगाह करना चाह रहा हूँ कि जो लोग माफीचा साक्षीदार बनना चाह रहे हैं वो प्लीज़ बन जाए, अदरवाइज तो सबके सब पीछे जाने वाले हैं। क्योंकि ये लोगों ने है ना गलत किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोर पर्टिकुलरली एक एडवोकेट कोथम्बीरे जो है मुतवल्ली, उनके लिए, मिस्टर कोथम्बीरे सुनिए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, नई दुकानों के चक्कर में निकल जाओ मिस्टर कोथम्बीरे, नई दुकानों के चक्कर में निकल जाओ, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। तुमने जो हरकतें की है ना मिस्टर कोथम्बीरे, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं थी, वक़फ़ की प्रॉपर्टी थी, कब्रिस्तान के लिए गई थी। आप उसका पर्पस चेंज कर रहे हो। और अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ शोलापुर वालों, वो बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के गैजेट्स है यार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन रहता नहीं है किसी भी, मतलब कि आप लोग मतलब समझते नहीं हो यार, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। ये लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि नहीं वो इसके ऊपर गार्डन का रिजर्वेशन है, नहीं इसके ऊपर कॉलेज का रिजर्वेशन है, इसके ऊपर, अरे कशाला, कौन करना रहो। शोलापुर का कॉरपोरेशन को पता था कि चिराग अली कब्रिस्तान की जगह कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है। उनका रेजोल्यूशन की कॉपी हमारे पास में थी, रिकॉर्ड के ऊपर थी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। एक जनाब हमारे कॉरपोरेटर थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जनाब रियाज हुंडेकरी साहब, उनको जो लेटर रिप्लाई दिया था कॉरपोरेशन, उसके अंदर लिखा था
कि कॉरपोरेशन ने ये रिजोल्यूशन पास किया है, ठराव पास किया है कि ये जगह शोलापुर कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान के पर्पस के लिए रिजर्व की जाती है। तो फिर ये सब ये जो मेरे पास में भी डॉक्यूमेंट जो आपके सामने मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ, खिलवाड़ है खिलवाड़। इसलिए मैंने कहा था कि माफ़ी गलतियों की होती है, चालाकियों की नहीं। और ये जो चालाकियाँ की गई ना मिस्टर कोथम्बीरे, किसको बेवकूफ़ समझ रहे थे आप? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। वक़फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन कभी रहता नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट को एक्वायर करना है तो गवर्नमेंट कैन एक्वायर वक़फ़ प्रॉपर्टी फॉर गवर्नमेंट पर्पस। कुछ जैसे रास्ता वगैरह करने का रहेगा, तालाब है, वो उसके लिए कर सकती है, बाकी तो रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब ये लोग क्या चालाकियाँ कर रहे थे, मैं जरा आपके सामने बताऊँ दोस्तों। चलो अभी बताते हैं। ये मेरे पास में एक गवर्नमेंट का जीआर की कॉपी है। ये है 21 अगस्त 2008, 21 अगस्त 2008। इसके अंदर ये जो है ना, ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट उन्होंने पब्लिश किया है। इसके अंदर ये देखिएगा जनाब, यहाँ पर लिखा गया क्लियर कट 9693। ये इधर ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक देखो, दिख रहा है आपको ब्लैंक है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन किया होगा कि इन्होंने मुतवल्ली होने की भी 9693, फिर कह रहा हूँ 9693 के प्रॉपर्टी के ऊपर रिजर्वेशन मूव करना चाह रहे थे। ये दिस प्लेस टू दैट प्लेस और दैट प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन को इस गैजेट के अंदर इनकॉर्पोरेट तो किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि ये प्रॉपर्टी तो वक़फ़ प्रॉपर्टी है, हम इसके ऊपर रिजर्वेशन डाल ही नहीं सकते। और ये बेवकूफ़ लोग ये एप्लीकेशन देने के बाद में हमको और तुमको बताते, देखो देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने गैजेट में लेकर आ गया। बेवकूफ़ बना रहे थे, टोटली बेवकूफ़। दूसरा गैजेट जो है मैं आपको बताता हूँ आपको। अच्छा, इसके बारे में ये देखने का था, ये देखिए सारा EP19, ये देखो EP19 इधर लिखा हुआ है और इधर सर्वे नंबर उसका 9693 और इधर ब्लैंक है, जो आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? ओके। नाउ दूसरा गैजेट देखिए, दूसरे बात का गैजेट देखेंगे 18 सितंबर 2008, ठीक है साहब। EP19 मैंने उसके नीचे अंडरलाइन मारा हूं साहब, ठीक है। CTS नंबर 9693 इधर लिखा हुआ है और इधर उसी के सामने देखो, इधर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, ब्लैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मालूम था कि 9693 is already been reserved for the purpose of Kabristan, then the question of reserving for other purpose cannot be arise. These people are really making a fool to the Muslim people of Sholapur. I don't know why, how. ये देखिए सर, बाद में 5 मार्च 2009, यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले भी बताया था जनाब। EP19 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो EP19, ठीक है। इसका इधर ब्लैंक। तो ये जो जनाब थे कोथम्बीरे मोर पर्टिकुलर, बिकॉज कि वो एडवोकेट है, इसके लिए मैं उन्हीं को मतलब क्या टारगेट करना चाह रहा हूँ। ये सब गड़बड़ जो की थी ना जीआर के अंदर, इसको एक जनाब हमारे दोस्त है, मिला तो नहीं हूँ लेकिन मिलना चाहूँगा जरूर। शोलापुर वालों आ रहा हूँ, सैयद आरिफ मेरे ख्याल से 8-10 दिन में आ रहा है शोलापुर को, ओपनली बोल रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ, शोलापुर आ रहा हूँ। ओके, ये रियाज साहब मेरे पीछे लगे बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो अगर बुला रहे हैं प्यार से मोहब्बत से बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ। रियाज साहब आई एम कमिंग। रियाज हुंडेकरी साहब ने ये लेटर मंगाया था कॉरपोरेशन से, तो कॉरपोरेशन ने क्या कहा बहुत पर्टिकुलरली मैं बताता आपको। नगर रचना मूल्य निर्धारण विभाग, ठीक है, ये इन्होंने महासचिव महाराष्ट्र को गवर्नमेंट को लिखा था। ये लेटर उन्होंने जो लिखा है उसको एक 3 नंबर जो मैंने उस पर एरो भी किया हुआ ना, वो जीआर में आपको बताया था मैंने EP19, ओके, जो CTS सर्वे नंबर को 9693 को दिया गया था। अच्छा, 9693 की बात हो रही है, 9693, ओके, उसका नंबर था EP19। यहाँ पे उन्होंने भी क्या कहा है, EP क्रमांक 19 43 47 56 64 72 76 एक्सेट्रा बाबत महाराष्ट्र शासन राज्यपत्रक शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही, इधर लिखा हुआ है। शोलापुर ने लिखा हुआ है, नगर इसको दिया है, किसको दिया है, महाराष्ट्र शासन को दिया है।
ये उनकी सिग्नेचर है साहब। जिसको भी चाहिए लेटर की कॉपी मेरे पास से ले सकता है, ठीक है। शोलापुर पालिका का दूसरा लेटर है सर, शोलापुर महानगर पालिका शोलापुर, ठीक है सर। ये लेटर में सहसंचालक नगर रचना शोलापुर महानगर पालिका शोलापुर उनको दिया गया है, ठीक है। किसने दिया है? विधि सलाहकार शोलापुर नगर पालिका। बाप बाप रे बाप। उसका लास्ट पैराग्राफ ये है, मैंने जिसको इधर मैंने ब्रॅकेट मारा है, बता रहा हूं। तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे ईपी नंबर 19 जो मैंने आपको बताया था, तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे ईपी नंबर 19 याबाबत महाराष्ट्र शासन राज्यपत्रात ही नगर क्रमांक रचना प्रसिद्ध झालेली नाही। मैंने अंडरलाइन में मारा थी, झालेली नाही। वो सब ब्लैंक जो बता रहा था ना, रिजर्वेशन होता नहीं है ना, क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर रिजर्वेशन एक्ट के मुताबिक आता ही नहीं है। ये जबरदस्ती पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे आप लोगों को। उनको कॉलेज बनाना था ना, डोनेशन के पैसे खाने थे, करप्शन करना था, इसके लिए, ठीक है। दूसरा कोई पर्पस तो मेरे से ध्यान में तो नहीं आता है। अगर एक मुतवल्ली कहे तो समझ में आता है, बताओ क्या पर्पस था इसके अलावा। अच्छा, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे, कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स कह रहे, अभिप्राय। बाद में एक 16 सितंबर 2015 को शोलापुर कॉर्पोरेशन ने एक लेटर दिया था मिस्टर रियाज हुंडेकरी साहब को। ये लेटर के अंदर लास्ट पेज के अंदर ये लेटर लिखने इन वाले थे सहायक संचालक नगर रचना शोलापुर, ये उनकी सिग्नेचर भी था। लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा था उन्होंने, मैं पढ़ के बता रहा हूं जनाब आपको। मुद्दा क्रमांक 7 सीटी सर्वे नंबर 9693 यामध्ये विकास करण्यासाठी आजपर्यंत या कार्यालयाकडे लेआउट विभागणी एकत्रीकरणासाठी कोणताही प्रस्ताव दाखल झाल्याचे या कार्यालयाकडील अभिलेख पाहता आढळ होत नाही। कोई भी पेपर वगैरह नहीं दिख रहा है शोलापुर के अंदर। शोलापुर वाले कह रहे हैं ये लोग। तो ये जो मुतवल्ली लोग थे ये सब चालाकियां कर रहे थे। मैंने कहा था ना, माफ़ी गलतियों की, चालाकियों की नहीं होती है। और इनको मैंने इसलिए मैं रमज़ान के महीने में बोल रहा था कि माफ़िया मांग लो, माफ़िया मांग लो। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो अब एक एक डॉक्यूमेंट निकाला दोस्तों, मैं मेरे पास में इतने डॉक्यूमेंट। बाद में इन्होंने चिराग अली का तो किया, अपने रिश्तेदारों का तो पैसा हक छीना। मक्का मस्जिद, मतलब इनका पेट इतना बड़ा था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद इन्होंने अपने रिश्तेदारों का हक खाया, इन्होंने चिराग अली कब्रिस्तान का हक छीना। बाद में इन्होंने मक्का मस्जिद को भी नहीं बख्शा, सुल्तान मस्जिद को भी नहीं बख्शा। वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए हैं, सब बताऊंगा। और जो मेंबर, वक्फ बोर्ड मेंबर इनको मदद करने की कोशिश कर रहा है, अपने आदमी को शोलापुर भेज रहा है, बेवकूफ ये मत समझ, मेरे इंटेलिजेंस काम कर रहा है, मुझे सब पता चल रहा है। और तू वहां जो बोल रहा है कि चेयरमैन ने भेजा है, चेयरमैन ने भी कहा है, झूठ। मुझे रिस्पेक्टेड चेयरमैन के बारे में सब पता है। वो क्या शख्स है, कैसी शख्सियत है, क्या पर्सनैलिटी है। वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। ये चीपनेस तेरा है, तुझे बोल रहा हूं, समझ ले। 2 to 5 तूने जो किया ना, आंकड़ा लेने का काम, तेरा ख्याल है क्योंकि तेरी पैदाइश ही साली गलत है। मुस्लिम कौम के लिए तू एक है ना धब्बा है, धब्बा। गलतियां होती है, लेकिन वो गलतियों को रिपीट करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होता है। अल्लाह ताला ने रमजान का महीना दिया था, लेकिन तूने मगफरत नहीं की। रमजान के महीने में तू तेरे रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है शोलापुर के अंदर, बोलता है कि इतना करोड़ रुपए दे दो, मैं सॉल्व करके देता हूं। बेवकूफ समझ के रखा है क्या तूने हमको? अल्लाह ताला ने हमारे जैसे लोगों को आज भी इस जमीन पर पैदा करके रखा है, क्योंकि तेरे जैसे शैतानों को रोकने के लिए। समझ, तेरे लिए सैयद आरिफ ही काफी है, समझा ना? चैलेंज बोलो, चैलेंज। वक्त भी तेरा, जगह भी तेरी, दिन तारीख भी तेरी। जब बोलेगा तब, जहां बोलेगा वहां आऊंगा, समझा ना? फालतूगिरी बंद कर दे। तू शोलापुर के जो चिराग अली कब्रिस्तान के लिए जो शोलापुर के मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ करना चाह रहा है ना, बंद कर दे, बंद, एब्सोल्युटली बंद कर। अभी नाम नहीं लिया हूं, नेक्स्ट टाइम वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आके नाम लेके सबूतों को सामने लाके खड़ा करूंगा, कैमरे के सामने नंगा करके मारेंगे तेरे को। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों की, शोलापुर वालों की। तुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं तेरे को उसके अंदर इंटरफेयर करने का। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने देखा था कि रमजान के महीने में कुछ शैतान लोग फिर भी काम कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों,
ये सब बोलते हुए मैं आप लोगों से एक बार फिर मतलब कि कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा अपने आप को, है ना, इसकी ताकत को पहचानो यार, इसकी ताकत को पहचानो। क्यों नहीं लिख रहे हो? बीइंग अ मुस्लिम, अच्छा चलो ठीक है, एक नहीं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ग्रुप ऑफ पीपल्स बन जाओ, 4 5 6 10 लोग बन के काम करो ना, क्या फर्क पड़ता है। मेरा एक है ना एक सोच है, बस वो सोच कह के मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करूँगा। मैं जब चलूँ तो ये दौलत भी साथ रख देना। मैं जब आखिरी बार चलूँ कब्रिस्तान की तरफ, मैं जब चलूँ तो ये दौलत भी मेरे साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे अपना हाथ रख देना। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी इबादत रमज़ान के महीने में कबूल की है। मैं इतना बोलते आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, गलत लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, दुआ में मुझे भी शामिल करें। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।